Hello students, welcome on your own platform, the Great Genesis classes. In the last class, we have discussed about accounting principle. Okay, we have studied about going concern concept, consistency concept, accrual concept, business entity concept, and money measurement concept. And today we will discuss some more accounting concepts and conventions. तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। मैं आपका राजन अरोड़ा, आपका अकाउंट्स टीचर। तो मेरे साथ बेटा स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ये हमने कल सारा डिस्कस किया बेटा। अब आता है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, अकाउंटिंग होता है लेखांकन, जो आपने पता है अकाउंटिंग जो हम पढ़ रहे हैं। पीरियड होता है टाइम, पीरियड मतलब टाइम इंटरवल, और कंसेप्ट का मतलब आपको पता है बेटा, हमारा रूल है, हमारे प्रिंसिपल्स हैं। तो काउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या होता है? वो कहते हैं जी काउंटिंग कब करनी चाहिए। देखिए बेटा, मैं आपको एक सच्ची बात बताता हूं बेटा। एक बिजनेस में एक मोबाइल की शॉप है हमारी बेटा, एक मोबाइल की हमारी शॉप है। मोबाइल की शॉप में सही बिजनेस, सही प्रॉफिट का पता कब लग सकता है? सर, जब बिजनेस को आप बंद करोगे, जब बिजनेस को आप बंद करोगे तभी बिजनेस के सही प्रॉफिट का पता लगेगा कि आपने कितना बिजनेस में लगाया था और आज कितने रुपए का आपका माल पड़ा है, कितने रुपए आपके पास है। आपने 5 लाख लगाया और आज बेटा सारा सिस्टम 15 लाख रुपए का है, आपने बिजनेस बंद कर दिया, तो इसका मतलब है बेटा 10 लाख का आपका प्रॉफिट हो गया। 10 लाख का आपका क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया बेटा। तो बट एक कमी है इस चीज में बेटा। सर क्या कमी है बेटा? कि अगर मैं इतने सालों तक वेट करूंगा, जब बिजनेस बंद होगा तब मैं अकाउंटिंग करूं, बीच में अकाउंटिंग ना करूं, तो बेटा क्या हो जाएगा? अगर मुझे बिजनेस में लॉस हो रहा है तो मुझे पता ही नहीं चलेगा, अगर मेरे बिजनेस में कुछ ठीक नहीं चल रहा है तो मुझे पता ही नहीं चलेगा। तो इट विल बी टू लेट फॉर टेकिंग अ करेक्टिव एक्शन। तो कुछ एक्शन लेने में बड़ी देरी हो जाएगी बेटा। इसलिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में अकाउंटिंग पीरियड को 12 मंथ्स का एक पीरियड रखा गया, जिसको बोला गया अकाउंटिंग पीरियड। तो अकाउंटिंग पीरियड कितने मंथ्स का होता है? सो अकाउंटिंग पीरियड 12 मंथ्स का होता है। और इसमें इसको क्या बोलते हैं? इसको अकाउंटिंग ईयर बोलते हैं। आइए बेटा, द ट्रू रिजल्ट ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन कैन बी ascertained only when the business is completely wound up। wound up का मतलब होता है बंद होना। बिजनेस में सही रिजल्ट तभी मिल सकता है जब बिजनेस बंद हो जाए। लास्ट में पता लगेगा कितना रुपया लगाया था, कितना रुपया आज है। बट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इट विल बी टू लेट। बट क्या होगा अगर इतने लंबे समय का वेट करेंगे? 15 साल हमारा बिजनेस चला, 15 साल का वेट किया। 15 साल में बेटा कितनी गलतियां होंगी, कितनी हमें लॉस होंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि हमने तो काउंटिंग की नहीं है। तो अकाउंटिंग के लिए बेटा 12 मंथ्स का पीरियड रखा गया बेटा इस पर्पस के लिए। तो अकाउंटिंग ईयर टाइम स्टार्ट होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। 12 मंथ्स हमारे रहते हैं बेटा, ठीक है, 12 मंथ्स। उसके बाद आता है हिस्टोरिकल कंसेप्ट। हिस्टोरिकल कंसेप्ट क्या होता है? हिस्टोरिकल कंसेप्ट होता है बेटा कि आपने एसेट कितने में बाय करी? आपने एसेट बाय करी 5 लाख में। आपने एसेट कितने में बाय करी? 5 लाख में। आज उस एसेट की वैल्यू है 5 करोड़, 5 CR। आज उस एसेट की वैल्यू है 5 CR। तो अकाउंटिंग में किस रेट पे रिकॉर्ड करेंगे? अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे बेटा 5 लाख पे। अकाउंटिंग पे रिकॉर्ड करेंगे 5 लाख पे। 5 लाख क्या है? 5 लाख है बेटा हमारा ओरिजिनल कॉस्ट। 5 लाख क्या है? हमारी ओरिजिनल कॉस्ट है 5 लाख, ठीक है। जिस रेट पे हमने इसे क्या किया था? एक्वायर किया था। जिस रेट पे हमने एसेट को एक्वायर किया था, उस एसेट के उसी रेट पे हम क्या करेंगे? इसको रिकॉर्ड करेंगे। ये जो टाइम के बीतने के साथ साथ प्राइस में चेंज आए हैं, अकाउंटिंग उस प्राइस में चेंज को रिकॉर्ड नहीं करता है। अकाउंटिंग फेल हो जाता है कि जो प्राइस में चेंज आए हैं उसको रिकॉर्ड करने में अकाउंटिंग नहीं करता है। ये अकाउंटिंग की एक लिमिटेशन भी थी बेटा। फर्स्ट चैप्टर में हमने लिमिटेशन काउंट्स की कमियां पढ़ी, उसमें भी थी ये। तो एसेट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट द प्राइस एट विच इट वाज एक्वायर्ड।
जिस रेट पे एक्वायर किया गया था उसी रेट पे हम क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे। सो वी चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट। सिंपल, बहुत अच्छी बात बेटा। हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं बेटा किस प्राइस पे लगाते हैं, हम ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाते हैं। हम हमारे जो ओरिजिनल कॉस्ट है जिस रेट पे एक्वायर किया था उस पे लगाते हैं, ठीक है बेटा। अब हमारा बिजनेस में बेटा डबल एस्पेक्ट होता है, ड्यूल एस्पेक्ट होता है। एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड एज हैविंग अ ड्यूल एस्पेक्ट। वन इज डेबिट, अदर मस्ट बी क्रेडिट। अगर एक डेबिट हुआ है दूसरा क्या होगा, क्रेडिट होगा। और इसी को क्या बोलते हैं बेटा, इसी को बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। इसी को क्या बोलते हैं, डबल एंट्री सिस्टम। और इसीलिए बेटा डेबिट साइड, ये वाली डेबिट साइड होती है बेटा, डेबिट साइड हमेशा क्या होती है, क्रेडिट साइड के इक्वल आती है। एसेट मस्ट बी इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट विल बी इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। इट इज अ ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट, इट्स कॉल्ड अ डबल एंट्री सिस्टम। एवरी ट्रांजेक्शन विल इफेक्ट एट लीस्ट 2 अकाउंट्स। हर एक ट्रांजेक्शन बेटा कम से कम 2 अकाउंट्स को इफेक्ट करेगी बेटा, ठीक है। उसके बाद आता है बड़ा ही अच्छा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। रिवेन्यू क्या होता है, रिवेन्यू होता है हमारा सेल का पैसा। रिवेन्यू क्या होता है, हमारा सेल का पैसा, या कहीं से अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल इज कॉल्ड अ रिवेन्यू। रिकॉग्निशन क्या होता है, रिकॉग्निशन होता है पहचान। रिकॉग्निशन क्या होता है, पहचान। कहता है सेल किसको पहचानूं, सेल किसको मानूं, ये कंसेप्ट है हमारा। वो कहता है कि देखिए कोई आपको पैसे दे गया, उसने बोला सर मैं आपसे माल ले जाऊंगा, क्या इसको सेल मान लूं, या वो माल ले गया, पैसा जिस दिन देकर जाएगा उस दिन सेल मानूं, या जिस दिन माल चला गया उस दिन सेल मानूं। तो बेटा देखिए ये पढ़ते हैं, रेवेन्यू मीन्स द अमाउंट विच इज एडिड टू द कैपिटल एज अ रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। रेवेन्यू क्या है, रेवेन्यू बेटा आप प्रॉफिट, इसको प्रॉफिट की तरह भी मान सकते हैं, तो इसको प्रॉफिट मान लीजिए, इसको सेल से जो पैसा आया वो मान लीजिए। तो इसको क्या कब क्या मानेंगे, रेवेन्यू कब मानेंगे, तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन इज नॉट रिलेटेड विद द रिसिप्ट ऑफ कैश। पैसे की प्राप्ति, धन की प्राप्ति को रेवेन्यू नहीं बोलते। रेवेन्यू सेल को कब सेल बोलेंगे, जब हम ट्रांसफर करेंगे ओनरशिप। रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कब करेंगे, जब हम ट्रांसफर करेंगे ओनरशिप। जैसे ही ओनरशिप ट्रांसफर करी, जैसे कि बेटा देखिए 1 अप्रैल को मैंने आपको मोबाइल दिया, 20 अप्रैल को आपने मुझे पैसे दिए, तो बताओ बेटा रेवेन्यू कब माने, 1 अप्रैल को या 20 अप्रैल को, सर 1 अप्रैल को। क्यों बेटा, क्योंकि सर आपने बताया ओनरशिप जब ट्रांसफर हुई है तब हमारी सेल हो गई, बात खत्म। कैश आया है नहीं आया है बाद की बात देखेंगे बेटा, तो जब ओनरशिप ट्रांसफर हो गई तो उसको सेल मान लेंगे, ठीक है बेटा। सो अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट सेल इज नॉट रिकॉर्डेड। सेल के अगेंस्ट अगर एडवांस पैसा आपके पास आ गया है, मैं माल बाद में लूंगा, पैसे एडवांस दे गया, मैं उसको सेल में नहीं रिकॉर्ड करूंगा, मेरे लिए वो रेवेन्यू नहीं है, हरगिज नहीं है। क्रेडिट सेल आर थ्रेटन्ड एज रेवेन्यू। क्रेडिट सेल ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू। क्रेडिट सेल है, उधार की सेल है, मेरे लिए वो रेवेन्यू है, चाहे पैसा आया है चाहे पैसा नहीं आया है। हम उसको बेटा क्या मान लेते हैं, हम उसको रेवेन्यू मान लेते हैं। अब आता है मैचिंग। मैचिंग क्या होता है, मैचिंग होता है कि जैसे बेटा हमने सूट लिया, लड़कियों की बात करते हैं बेटा, सूट लिया और हमने क्या करी, शूज़ की मैचिंग कर ली। ऊपर रेड टॉप है, नीचे रेड बेली डाल ली, नीचे रेड सैंडल डाल लिए। हमने जीन्स ली बेटा, उसके साथ मैचिंग कर ली टी शर्ट अच्छी सी वाइट कलर की, ब्लैक कलर की। तो मैचिंग का मतलब क्या है, जो जिसके साथ जचेगा उसको उसके साथ ही जचाएंगे। जो नहीं जच रहा है वो पहनेंगे थोड़ा बेटा, जो नहीं जच रहा वो क्यों पहनेंगे, जो जच रहा हुआ तभी तो आप कॉन्फिडेंट दिखेंगे ना कि आज मैं अच्छा लग रहा हूं, है ना। तो अगर मेरा खर्चा, मेरी कमाई आ रही है 2021 में, 2021 में मेरी इनकम आई, तो 2021 से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं वो कहां रिकॉर्ड करेंगे, 2022 में या 2021 में, सर 2021 में। जिस खर्चों से, देखिए क्या हुआ, मेरा 10,000 रुपये एक्सपेंस है, मेरा 10,000 रुपये एक्सपेंस हुआ, मेरा 10,000 रुपये एक्सपेंस हुआ 2021 में।
इसमें से मैंने 2021 में दिए 5,000 रुपये, बाकी 5,000 रुपये मैंने उसको दिए 2022 के अंदर। तो ये वाले 5 2021 में रिकॉर्ड करेंगे और ये वाले 5 2022 में रिकॉर्ड करेंगे। कहता नहीं सर। कहता खर्चा कब हुआ था? मैंने कहा 2021 में। पैसे कब दिए? सर 2022 में। कहता नहीं, 2022 में रिकॉर्ड नहीं करने, जिस साल खर्चा हुआ था उसी की कमाई में से वो खर्चा माइनस करो। 2022 का अगर कुछ खर्चा है वो 2021 में नहीं माइनस करोगे, 2022 में माइनस करोगे। तो आइए समझते हैं बेटा। ऑल कॉस्ट विच आर एप्लीकेबल to the revenue of the period should be charged against that revenue। एप्लीकेबल आ जाएगा। तो जो खर्चे revenue of the period should be charged against that revenue, जो खर्चे हुए हैं बेटा वो उसी रेवेन्यू के अगेंस्ट चार्ज होने चाहिए जिस रेवेन्यू जिस साल में वो खर्चे किए गए थे। तो इसका बेटा रेवेन्यू जो अपना मैचिंग कंसेप्ट है, इसका मतलब है जिस साल के खर्चे हैं वो उसी साल में आने चाहिए, जिस साल की इनकम है वो उसी साल में आनी चाहिए, चाहे कैश आया है चाहे नहीं आया। जैसे कि बेटा मेरी 2021 की इनकम है, मेरा कमीशन आया 2021 में 25,000 रुपये, उस 25 में से मुझे 2021 में 1 रुपया नहीं मिला, मिला जाके 2022 में। मिला कब? जाकर 2022 में। तो 2022 में रिकॉर्ड करेंगे? नहीं सर, 2021 में रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि आपने उसी साल में कमाया। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, अनअर्न्ड इनकम, क्लोजिंग स्टॉक ट्रांसफर टू नेक्स्ट ईयर, तो ये कुछ हमारे मैचिंग कंसेप्ट के एग्जाम्पल है बेटा। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने अगर आपके 20,000 रुपए देने हैं बट उसमें से मैंने 10 दे दिए, 10 मेरे बाकी हैं, मैंने अभी देने हैं, और तो दूंगा अगर मैं चाहे 2 साल बाद, बट रिकॉर्ड उसी साल में करेंगे बेटा जिस साल में मैंने वो खर्चा किया था। तो जिस साल के खर्चे हैं वो उसी साल के रिवेन्यू के अगेंस्ट चार्ज होने चाहिए। ठीक है बेटा। तो मैचिंग कंसेप्ट बेटा हमारा ये रहता है बेटा। ठीक है। तो मैचिंग कंसेप्ट के बाद हमारा बेटा लास्ट जो कंसेप्ट है, बड़ा ही अच्छा कंसेप्ट है बेटा, वो है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है? हमने काउंटिंग प्रिंसिपल के नेचर में, फीचर में भी पढ़ी बेटा। जो ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है कि हमारा जो भी अकाउंटिंग में रहता है वो सारा फ्री रहता है पर्सनल बायस से। पर्सनल बायस का मतलब हमने बताया बेटा, 2 बच्चे हैं क्लास में, एक बच्चे को टीचर कुछ नहीं कह रहा, उसको कह रहा है बेटा कोई दिक्कत नहीं है, काम नहीं करके आया बैठ जा। दूसरे बच्चे को बेटा क्लास बाहर जाके बेटा मुर्गा बन जा। तो बेटा ये पनिशमेंट क्या शो करती है? ये पनिशमेंट उस टीचर की पर्सनल बायसनेस शो करती है बेटा, पक्षपात शो करती है। तो ऐसे ही बेटा हमारी काउंटिंग के जो प्रिंसिपल हैं, हमारे कंसेप्ट हैं, हमारी काउंटिंग की ट्रांजैक्शन हैं, उनमें बेटा क्या रहनी चाहिए? बायसनेस नहीं होनी चाहिए। सो काउंटिंग ट्रांजैक्शन शुड बी फ्री फ्रॉम द पर्सनल बायसनेस ऑफ एदर मैनेजमेंट और अकाउंटेंट। चाहे वो मैनेजमेंट की तरफ से हो, चाहे वो अकाउंटेंट की तरफ से हो, कोई किसी भी प्रकार की पर्सनल बायसनेस नहीं होनी चाहिए बेटा। पर्सनल बायसनेस कैसे नहीं होगी? देखिए बेटा, अगर आपको सेल की रिकॉर्डिंग करनी है, मैं बोलूंगा बेटा बिल दिखा। आपने बोला सर मैं मोबाइल लेके आया 50,000 रुपए का, मैं बोलूंगा मैं नहीं मानूंगा बेटा, मुझे बिल दिखा। तो इस प्रकार से अगर आपने प्रॉपर्टी ली है, मैं बोलूंगा एग्रीमेंट दिखा बेटा। आपने बोला मैं जमीन ली है 5 एकड़, मैं बोलूंगा बेटा एग्रीमेंट दिखा, रजिस्ट्री की कॉपी दिखा। तो इससे क्या होगा? इससे वेरीफाई हो जाएगा कि आपने सच में वो चीज ली है ना। तो ईच ट्रांजैक्शन इज, सॉरी बेटा थोड़ा सा एरर है, ईच ट्रांजैक्शन इज सपोर्टेड बाय वेरीफाइएबल डॉक्यूमेंट, कैश मेमो, सेल बिल, एग्रीमेंट। ये इस प्रकार से बेटा, चाहे वो कैश मेमो है, चाहे वो सेल बिल है, चाहे वो एग्रीमेंट है, उस चीज़ से हम क्या कर सकते हैं बेटा? उस चीज़ से हम क्या शो कर सकते हैं? अपनी वेरीफाइएबल शो कर सकते हैं, फैक्ट शो कर सकते हैं कि हमारी ये चीज़ कोई पर्सनल बायसनेस पर बेस्ड नहीं है, फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसनेस है। ठीक है बेटा। तो ये थे हमारे कंसेप्ट बेटा। अब आता है छोटा सा टॉपिक बेटा। बच्चे कह रहे हैं सर थ्योरी में बोर हो रहे हैं बेटा इसके बाद प्रैक्टिकल पोर्शन शुरू करेंगे, बड़ा ही मजा आएगा बेटा। अकाउंटिंग में जब बैलेंस शीट बराबर नहीं होगी हमारी तब मजा आएगा, है ना। तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आएगा बेटा आगे। तो कन्वेंशन पढ़ लेते हैं बेटा, जरूरी है ये, बेस बड़ा जरूरी है बेटा। हमारी नींव एक बार पक्की हो गई ना बेटा, हम उस पर इतनी बिल्डिंग बड़ी बना देंगे बेटा कि आप ऊपर से देख के नीचे देखोगे डरोगे बेटा कि सर हमारा फ्यूचर इतना, हमें सक्सेस मिल गई, इतनी सफलता मिल गई हमें बेटा। कन्वेंशन क्या होती हैं? पहली आती है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर का मतलब क्या होता है? हर चीज शो करनी है आपको, हर चीज को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन
रिलेटिंग इकोनॉमिक अफेयर शुड बी कंप्लीटली डिस्क्लोज्ड। कहता है इकोनॉमिक अफेयर, इकोनॉमिक का मतलब क्या है, बिजनेस से पैसे का जो अफेयर है, पैसे का कोई लेन देन है, उस चीज को बेटा आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज ऑफ मटेरियल इंटरेस्ट टू द यूजर। देखिए बेटा ऐसा भी नहीं कि हर एक चीज रिकॉर्ड करते जाओ, हमें जो मटेरियल है, मटेरियल क्या होता है, मटेरियलिटी आगे कंसेप्ट भी आएगा, उसमें भी पढ़ेंगे बेटा कि जो चीजें हमारे यूजर्स के डिसीजन को इफेक्ट कर सकती हैं, जो चीजें हमारे इंटरेस्टेड पार्टी, बैंक है, हमारा जो गवर्नमेंट है या हमारे ओनर हैं, मैनेजमेंट है, जो चीज उन चीजों को इफेक्ट कर सकती है, केवल उसी की हम क्या करेंगे, डिस्क्लोज करेंगे। अननेसेसरी चीजों को डिस्क्लोज नहीं करेंगे बेटा, कोई फायदा ही नहीं है। जब एक चीज, जो चीज सामने वाले का डिसीजन बदल दे बेटा, उन्हीं चीजों को रिकॉर्ड करेंगे। तो जैसे कि बेटा हमारे ऊपर कोई केस चल रहा है, हमारे ऊपर कोई केस चल रहा है, हमें बेटा वो बैलेंस शीट के फुट नोट का मतलब क्या होता है, फुट मतलब पैर, नीचे, बैलेंस शीट के बिल्कुल नीचे बंद करने के बाद आपको फुट नोट में बताना है, बैलेंस शीट के फुट नोट पे बताना है कि हम पर केस चल रहा है, हो सकता है कि हम केस हार जाएं, हो सकता है हम केस जीत जाएं, तो उसको बोलते हैं कॉन्टीजेंट लायबिलिटी, उसको शो करना पड़ेगा, है ना। चेंज इन द मेथड ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन, अगर आप कुछ स्टॉक का मेथड चेंज कर रहे हो वैल्यूएशन का, आप उसको भी क्या करेंगे, उसको भी शो करेंगे, हम उसको भी दिखाएंगे बेटा। तो कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। उसके बाद आता है बेटा कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। मटेरियलिटी कंसेप्ट वही है बेटा, हमें इनसिग्निफिकेंट फैक्ट या इररेलेवेंट चीजों को रिकॉर्ड करने की, डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। ये फुल डिस्क्लोजर के अपोजिट बताता है। फुल डिस्क्लोजर कहता है हर एक चीज रिकॉर्ड करो, ये कहता है नहीं, आप इररेलेवेंट चीजें रिकॉर्ड मत कीजिए, जिन चीजों का सामने वाले के डिसीजन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जूस का गिलास डेली पीते हो, टीचर अच्छे बन गए, नहीं सर। आप बड़े स्मार्ट हो, टीचर अच्छे बन गए, नहीं सर। आप अच्छे कैसे बनेंगे, आप अच्छे स्टूडेंट कैसे बनेंगे बेटा, आप अच्छे स्टूडेंट अच्छे अच्छे कपड़े डालने से नहीं बनेंगे बेटा, आप अच्छे स्टूडेंट बनेंगे आप अपनी स्टडी से, आप अपनी एजुकेशन से, आप अपने व्यवहार से। तो जो चीजें सामने वाले के डिसीजन में चेंज कर दें, उसी को ही हम क्या बोलेंगे, रेलिवेंट बोलेंगे, और उसी को रिकॉर्ड करेंगे। हर चीज को डिस्क्लोज करने की कोई जरूरत हमें नहीं है, ठीक है। इट शुड बी नोटेड दैट व्हाट इज मटेरियल फॉर वन कंसर्न मे बी इमटेरियल फॉर अदर कंसर्न। तो देखिए बेटा ये भी बड़ा ही अच्छी चीज है। ये कहता है अब मेरे लिए 500 रुपए की एक वैल्यू है, बट सामने वाले के लिए 5000 की कोई वैल्यू नहीं है। तो ये होता है किसी बिजनेस के लिए कोई चीज इंपॉर्टेंट रेलिवेंट होती है, किसी बिजनेस के लिए इररेलिवेंट होती है। जैसे कि बेटा टूल्स हैं, टूल्स क्या होता है बेटा, टूल्स, एक छोटा सा मैकेनिक है उसके लिए टूल्स की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, एक छोटा सा मैकेनिक है उसके लिए टूल्स की वैल्यू बहुत ज्यादा है। बट एक बड़ी बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस कंपनी है, उसके लिए छोटे मोटे टूल की कोई वैल्यू नहीं है, तो उसके लिए वो इररेलेवेंट होता है। बट एक छोटे मैकेनिक के लिए वो रेलिवेंट होता है। जैसे कि बेटा डिफरेंस इन स्टॉक, स्टॉक में 500 रुपए का डिफरेंस है, स्टॉक की वैल्यूएशन में 500 रुपए का डिफरेंस है, वो मायने नहीं रखता। बट अगर कैश में 500 का डिफरेंस है वो मायने रखता है। बैंक में जो कैशियर बैठा होता है उसके लिए 10 रुपये भी मायने रखते हैं कि 10 रुपये भी हमारा टोटल बराबर आना चाहिए, जितना मेरे पास कैश है उतना ही मेरे पास कंप्यूटर में रिकॉर्ड होना चाहिए। तो वो चीज़ें होती हैं बेटा। उसके बाद आता है ये बड़ा ही मेरा पर्सनली फेवरेट है बेटा, ये कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं रूढ़िवादिता। क्या बोलते हैं, रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता मतलब क्या होता है, कस्टम, परंपराएं, है ना। तो ये कहता है ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड। एंटिसिपेटेड भविष्य में होने वाले लॉस को रिकॉर्ड करेंगे, बट भविष्य में होने वाले प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मैंने एक लॉटरी ली बेटा, पंजाब लोहड़ी बम्पर था, दिवाली लॉटरी थी, 1 करोड़ रुपए की लॉटरी निकलनी थी। मैंने 500 रुपए की एक लॉटरी ली और मैंने ये मान लिया जैसे ही ड्रॉ खुलेगा मेरा 1 करोड़ रुपए निकल जाएगा और मैं उस दिन करोड़पति बन जाऊंगा बेटा। तो क्या है ये, क्या प्रॉफिट आने वाला है, भविष्य में जो प्रॉफिट आएगा, क्या मैं 1 करोड़ की रिकॉर्डिंग कर दूं, अकाउंट्स में लिख दूं कि मैं 1 करोड़ का मालिक बन गया हूं? अभी होने तो दो भाई, ऐसे नहीं होता। तो अकाउंटिंग में लॉस जो होने वाले हैं उसको तो पहले ही मान लेंगे, भविष्य में जो लॉस होने वाले हैं उसको पहले ही मान लेंगे कि लॉस होगा, क्योंकि बेटा वो चीज हमें हिम्मत देती है उस लॉस से लड़ने के लिए। बट प्रॉफिट जो होने वाले हैं उनको प्रॉफिट नहीं मानेंगे।
ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेज शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बट ऑल एंटिसिपेटेड प्रॉफिट शुड बी इग्नोर्ड। प्रॉफिट को इग्नोर कीजिए और लॉस को मान लीजिए। इट इज अ पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ। ये बेटा देखो क्या होता है, सेफ खेलना, प्लेइंग सेफ, ये पॉलिसी है, सेफ खेलिए, लॉस को लॉस मान लो बट प्रॉफिट को प्रॉफिट मत मानो। उसके बाद आता है बेटा लास्ट हमारा कन्वेंशन है। अब ये बेटा क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हम किस पे लिखते हैं बेटा, कॉस्ट प्राइस या रियलाइजेबल वैल्यू। देखिए बेटा हमें क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, जो एट द एंड ऑफ ईयर लेइंग अनसोल्ड, एट द एंड ऑफ ईयर जो बिना बिका हुआ रह गया है। अब उसके वैल्यू क्या लगाएंगे, उसकी वैल्यू हमें पड़ा था वो 500 रुपए का, बट बिक सकता है वो 1000 रुपए का, बिना बिका हुआ रह गया। कल अगर बिकेगा तो 1000 का बिकेगा, बट उसकी वैल्यू क्या है 500, तो हम किस रेट पे लिखेंगे बेटा 500 पे। सर क्यों, कहता जी भविष्य में होने वाला प्रॉफिट है उसको प्रॉफिट नहीं मानेंगे हम, भविष्य में प्रॉफिट होना उसको प्रॉफिट नहीं मानेंगे। तो इन दोनों में जो वैल्यू कम होगी, विच एवर इज लेस, वही वैल्यू लेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हमेशा कॉस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस हमेशा कम ली जाती है बेटा। ऐसे ही प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स होते हैं कि आपके कितने पैसे डूबेंगे, हम ये अंदाजा लगा के चलते हैं बेटा। डूबेंगे ये पक्का मान के चलते हैं कि डूबेंगे, हम कभी ये नहीं मान के चलते कि पैसे सारे आ जाएंगे, हम लॉस मान के चलते हैं कि हमारे पैसे डूबेंगे। ज्वाइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी क्या होती है, अगर किसी कंपनी में 4 मेंबर हैं, 4 पार्टनर हैं, उन चारों ने अपनी एक इंश्योरेंस करवा रखा है, उन चारों का इंश्योरेंस की जो वैल्यू है उसकी हमेशा बुक में कौन सी वैल्यू लिखते हैं, सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू क्या होता है कि अगर आज पॉलिसी तुड़वाएं तो कितने रुपए मिलेंगे, अगर आज पॉलिसी ब्रेक करें तो कितने रुपए मिलेंगे, तो वो होती है बेटा सरेंडर वैल्यू। ठीक है, ये चलो बाद की बातें हैं बेटा, आप बाद में भी समझ सकते हैं। तो इसका इफेक्ट क्या रहता है बेटा, हमारे कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस कंसेप्ट का इफेक्ट क्या रहता है कन्वेंशन का। प्रॉफिट एंड लॉस विल डिस्क्लोज लोअर प्रॉफिट। सिंपल सी बात है बेटा, आप लॉस को लॉस मान रहे हो, प्रॉफिट को प्रॉफिट नहीं मान रहे, तो आपका प्रॉफिट क्या होता जाएगा, डाउन जाता जाएगा, क्योंकि लॉस को लॉस मान रहे हो। जो भविष्य में होने वाले लॉस हैं उसको तो मान लिया आपने, उससे प्रॉफिट कम हो जाते हैं बेटा आपके। अच्छा, उसके बाद बैलेंस शीट विल डिस्क्लोज अंडर स्टेटमेंट। देखो आपके पास एसेट है, एसेट में कल को उसकी वैल्यू डाउन जाएगी, इसको तो रिकॉर्ड कर लोगे बेटा आप, कल को उसकी वैल्यू बढ़ेगी, इस चीज को रिकॉर्ड नहीं करोगे तो आपकी एसेट हमेशा क्या रह जाएगी बेटा, अंडर स्टेटमेंट हो जाएगी। और लायबिलिटी, लायबिलिटी में जिससे पैसे देने हैं उसको तो मान लेंगे कि हमने पैसे देने हैं, हमारे पैसे नुकसान होगा, हमारा लायबिलिटी बनेगा, ठीक है, बट जिससे लेने हैं उसको नहीं मानेंगे। तो इसलिए बेटा हमारा जो लायबिलिटी है वो भी क्या होगा, ओवर स्टेटमेंट हो जाएगा। सॉरी, प्रॉफिट जो होने वाले हैं उनको हम नहीं मानेंगे, वो एसेट्स में नहीं आएंगे, बट जो हमारे लॉस हैं वो हम मान लेंगे कि मेरा इतना लॉस हो जाएगा, इसलिए मेरी लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी हमेशा ओवर स्टेटमेंट रहेगी और एसेट मेरी अंडर स्टेटमेंट रहेगी। तो ये हमारे कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल थे बेटा। बेहतरीन चैप्टर, इंपॉर्टेंट चैप्टर, हर अकाउंटिंग में जितने भी पूरी +1 में +2 में अकाउंटिंग करेंगे, हर एक चीज के पीछे अकाउंटिंग प्रिंसिपल होगा बेटा। आपको पूछना है, मुझे बताना है, ठीक है बेटा। तो हर एक चीज के पीछे, सर कैपिटल को लायबिलिटी में क्यों लिखते हैं, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। सर डेप्रिसिएशन हर साल क्यों लगाते हैं, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। सर अकाउंटिंग 12 महीने की क्यों करते हैं, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। सर सेल को बिकते ही सेल क्यों मान लेते हैं, पैसा तो आया ही नहीं है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। सर लॉटरी डाली थी, प्रॉफिट को प्रॉफिट नहीं माना, कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन। सर अगले साल के खर्चे इस साल में पे कर दिए, आप कह रहे हो इस साल में रिकॉर्ड नहीं करने, अगले साल में रिकॉर्ड होंगे, मैचिंग कंसेप्ट। तो हर एक रीजन के पीछे आपको एक कंसेप्ट मिलेगा बेटा, आपको पूछना है बेटा, और बताएंगे कौन, आपके प्यारे राजन सर। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए कंटेंट के साथ। तो आपका बेटा दोबारा द ग्रेट जेनेसिस क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं बेटा जितनी हम मेहनत कर रहे हैं और आगे करेंगे, वो मेहनत आप तक वैसे ही पहुंचती रहे और आपका फीडबैक हमें मिलता रहे, ताकि आपके फीडबैक से हमें हिम्मत मिलेगी बेटा, हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे ताकि हम आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चों का भविष्य बना सकें और आपकी प्यारी प्यारी जो चेहरे से एक दुआ निकले
एक अच्छी चीज़ निकले कि राजन सर बड़ा अच्छा करवाते हैं या कोई और टीचर हैं वो बड़ा अच्छा करवाते हैं, हमारी तरफ से ऐसे ही मेहनत जारी रहेगी। मिलते हैं नई क्लास में, अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।